Very good afternoon, Arpit and Shivani, both of you बेटा. God bless you. Very very good afternoon. चलिए जी, सी फाउंडेशन के लॉ में हम लोग अभी यहाँ तो स्क्रीन आ गई है, इस पे नहीं आ रही है ना. तो आप लोगों के पास बुक तो है ही, अर्पित शिवानी दोनों के पास. यू हैव द बुक विथ यू. तो अपन एक काम करते हैं, स्टार्ट तो करते हैं क्लास, है ना. जब तक ये वायर अगर चेंज करके थोड़ा सा कर देंगे. यहाँ पे क्लास में बच्चे भी बैठे हैं और यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है, बस आपके ऑनलाइन स्क्रीन पे नहीं आ रहा है. तो करते हैं उसको 5 मिनट में इशू को सॉल्व. चलिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यूनिट 1. चलो, हमारी हेडिंग चल रही थी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप. कितने एसेंशियल एलिमेंट हैं? 2 or more persons, association of persons, sharing of profits, business अग्रीमेंट, और 5वां है म्यूचुअल एजेंसी. इस पे बात करते हैं. क्या है म्यूचुअल एजेंसी और इसका अभिप्राय क्या है? इंग्लिश में एक वर्ड है म्यूचुअल. म्यूचुअल शब्द का क्या अर्थ है? म्यूचुअल शब्द का अर्थ है आपसी. नहीं, हाँ, परफेक्ट, थैंक यू. म्यूचुअल मतलब आपसी. अब दो दोस्त हैं, अजय और विजय, और अजय ने विजय को एक बात बताई कान में, और विजय से कहा कि किसी को मत बताना. तो इसका मतलब ये जो बात है, ये जो बात है, ये किसकी बात है? बोले ये अजय और विजय की आपसी बात है. आपसी का अर्थ समझ में आया? आपसी मतलब जो तेरे और मेरे बीच की बात है, इसमें कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होगा. ये अपनी म्यूचुअल बात है यार. प्रतीक और मेरे बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि मैंने जिसको बात बताई ये किसी और को नहीं बतानी है. आप इस शब्द के अर्थ पे जाओ. शब्द का अर्थ समझ में आया? शब्द क्या है? म्यूचुअल. म्यूचुअल मतलब आपसी. ठीक. अगला वर्ड क्या है इसमें? एजेंसी. दो वर्ड से मिलकर बना है म्यूचुअल एजेंसी. पहला म्यूचुअल, दूसरा एजेंसी. म्यूचुअल मतलब आपसी. एजेंसी यानी क्या? एजेंसी यानी एक करे दूसरा भरे. एक करे दूसरा भरे. क्या मतलब? मतलब ये कि एजेंसी में दो लोग होते हैं. एक होता है, सबको मालूम है, प्रिंसिपल. दूसरा होता है एजेंट. प्रिंसिपल करवाता है, एजेंट करता है. क्या करवाता करता है? कोई भी कार्य. एजेंट करता है कार्य और प्रिंसिपल करवाता है कार्य. ठीक. तो प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों के बीच में लायबल कौन होता है? तो बोले लायबल प्रिंसिपल होता है. प्रिंसिपल यानी प्रधान, मेन व्यक्ति, और एजेंट यानी हिंदी में अभिकर्ता. अभिकर्ता मतलब जो किसी के ऑन बिहाफ ऑफ समवन काम करता हो. जो ऑन बिहाफ ऑफ समवन काम करता है उसको बोलते हैं एजेंट. ठीक, सुनते जाना. तो प्रश्न ये है कि प्रिंसिपल और एजेंट में काम कौन करता है? एजेंट. लेकिन उस काम की लाइबिलिटी कौन भरता है? लाइबल कौन होता है? प्रिंसिपल. जैसे राज ने रवि को बोला कि जा रघु की दुकान से ये 5 लाख रुपए का सामान है, ये लेके आ, बोलना राज ने मंगाया है. ठीक. तो काम करने कौन गया? उधार लेने कौन गया? उधार लेने का कार्य करता कौन है? कौन करता है? रवि करता है. लेकिन जब रवि रघु की दुकान से 5 लाख का सामान लेके आएगा और राज को वो सामान दे देगा, तो बाद में उस 5 लाख रुपए के लिए लायबल कौन होगा? राज होगा. तो राज हो गया प्रिंसिपल और रवि हो गया एजेंट. अभी क्लियर? बराबर. एक एक प्रिंसिपल होता है और दूसरा एजेंट होता है. प्रिंसिपल काम करवाता है, एजेंट काम करता है, लेकिन अंत में लायबल, उत्तरदायी, दायित्व किसका होता है चुकाने का? प्रिंसिपल का ही होता है, एजेंट का नहीं होता. क्लियर एकदम? अब सुनो, मजे की बात यह है कि अगर इसे हम, इस रिश्ते को हम क्या बोल रहे हैं? एजेंसी. प्रिंसिपल और एजेंट के बीच के रिश्ते को क्या बोलेंगे? एजेंसी. अगर एजेंसी इसे कहते हैं तो इसके अंदर एक विशेषण लगाओ.
इसके अंदर एक विशेषण लगाओ और वो विशेषण है म्यूचुअल, और फिर लिख दो एजेंसी। तो बताओ, अगर एजेंसी का अर्थ ये है तो फिर म्यूचुअल एजेंसी का अर्थ क्या होगा? तो म्यूचुअल मतलब आपसी। इसका मतलब एजेंसी में एक करता है दूसरा भरता है, लेकिन म्यूचुअल एजेंसी में दोनों ही प्रिंसिपल हैं और दोनों ही एजेंट है, क्योंकि दोनों में एजेंसी आपसी है। आपसी एजेंसी मतलब आपसी प्रिंसिपल और आपसी एजेंट। ये वन साइडेड एजेंसी नहीं है, ये टू साइडेड एजेंसी है। अब समझ में आया? म्यूचुअल एजेंसी और एजेंसी में क्या अंतर है? एजेंसी वन साइडेड एजेंसी है और म्यूचुअल एजेंसी टू साइडेड एजेंसी है। ये पहली बार बता रहा हूँ आपको मैं इस तरीके से, ये नया एंगल लिया मैंने पढ़ाते पढ़ाते। मैंने कहा ऐसे बोल दो थोड़ा सा नए तरीके से। आ रहा है? शिवानी, अर्पित, क्या बोला? एजेंसी वन साइडेड एजेंसी और म्यूचुअल एजेंसी टू साइडेड एजेंसी है। बहुत बढ़िया। तलवार दिखी? दो तरह की होती है। एक तरफ से जिसके अंदर धार होती है, चाकू घर में सब्जी सुधारने का, सब्जी काटने का, एक तरफ से धार रहती है, एक तरफ से कुछ नहीं, मोटा मोटा ब्लंट। ठीक, लेकिन दो धारी तलवार हो तो दोनों तरफ से काटती। इसको यूं यूं खच खच करो। नॉर्मल चाकू को क्या करना पड़ेगा आपको? चॉपर होता है घर में, चॉपर, तो कैसे होता है? वन साइडेड। वन साइडेड उसकी धार होती है। और अगर दो दो धारी दो तरफ से हो तो खच खच। मतलब दो धारी तलवार युद्ध में कब काम आती है? जब कोई बहुत बड़ा योद्धा हो, तलवारबाजी में एक्सपर्ट, वो क्या करता है? दोनों तरफ से धार करके रखता है और ऐसे ऐसे घुमाता है, खच खच। तो इस तरफ से भी काटेगी और इस तरफ से भी काटेगी। आ रही बात समझ में? आ रही है? तो एजेंसी वन साइडेड तलवार है और म्यूचुअल एजेंसी दोनों तरफ काट रही है। बहुत सही। इसका मतलब अब अगर ए और बी दो लोग हैं और उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी है, तो प्रश्न ये है कि कौन प्रिंसिपल है और कौन एजेंट है? दोनों ही प्रिंसिपल है और दोनों ही एजेंट, क्योंकि दो धारी है ना ये। इसका मतलब जब ए बी को भेजता है कि जा कुछ करके आ, तो उस समय ए प्रिंसिपल हो जाता है और बी एजेंट हो जाता है। और कभी बी बी नहीं जाता है और बी की जगह ए चला जाता है, तो उस दिन ए एजेंट हो जाता है और बी प्रिंसिपल हो जाता है। और किसी दिन अगर दोनों ही चले जाएं उधार लेने, तो दोनों ही प्रिंसिपल है अपने आप में और दोनों ही एजेंट है। मतलब करने वाले भी दोनों हैं, भरने वाले भी दोनों हैं। मतलब ए करे तो भी ए बी लायबल, बी करे तो भी ए बी लायबल, और ए बी दोनों मिलके करके आए तो भी ए बी लायबल। क्यों? क्योंकि आपस में कैसी एजेंसी है? म्यूचुअल एजेंसी है। अभी तो दो पार्टनर है, तीन होते तो तीनों लायबल, 49 होते तो, और अगर 50 होते तो। समझ में आ गया ना? बहुत बड़े। तो पार्टनरशिप में क्या है? जल्दी बोलो बड़े बड़े अक्षरों में। म्यूचुअल एजेंसी है। बहुत बढ़िया। देखना, तो फिर बिजनेस को कौन कैरी करता है? बिजनेस को कैरी करना मतलब उधार लेके आना, बेच के आना, खरीद के लाना, सामान लाना, व्यापार करना। तो बिजनेस को कैरी कौन करता है? सारे करते हैं या कोई एक करता है? बोले सारे करें तो भी सब भरेंगे, और उनमें से कोई भी करे तो भी सब भरेंगे, क्योंकि आपस में क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। देयरफॉर किसी पार्टनरशिप फर्म का कोई भी एक पार्टनर बोथ एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। मतलब हर एक पार्टनर का पार्टनर है। अरे चार पार्टनर है तो चारों पार्टनर को आप ये बोलोगे ना, ही इज अ पार्टनर, ही इज ऑल्सो अ पार्टनर, ही इज ऑल्सो अ पार्टनर, ही इज ऑल्सो अ पार्टनर। तो यहाँ अ पार्टनर का अर्थ एक पार्टनर है या अ पार्टनर का अर्थ हर एक पार्टनर है? आया समझ में? अ का अर्थ क्या है यहाँ पे? हर एक। तो हर एक पार्टनर दोनों ही हैं क्या? बोले अपने आप में एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी। कोई दूसरा जाए तो प्रिंसिपल बन जाता है और खुद जाए तो एजेंट बन जाता है। भरना किसको है? सबको ही भरना है। बहुत सही। तो इसका मतलब, थैंक यू बेटा शिवानी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। देखो इसका मतलब ही कैन, वो कर सकता है, बाय हिज एक्ट्स, अपने कार्यों के द्वारा, यानी कि अपने, उसने जो भी काम कराया, व्यापार कराया, उधार लाया, जो भी कराया, उससे क्या कर सकता है? बोले बाइंड कर सकता है, मतलब लाइबल बना सकता है। किसको? अदर पार्टनर्स को। और इतना ही नहीं, इन टर्न, बदले में अदर पार्टनर्स के एक्ट द्वारा खुद भी बाउंड होता है। सेंटेंस क्या है? मैं अपने कार्यों से किसी और को बाइंड कर सकता हूं और दूसरे के कार्य से बाउंड हो सकता हूं। वो करे तो मैं लायबल, मैं करूं तो कोई और भी लायबल हो सकता है। यही तो म्यूचुअल एजेंसी है। यही म्यूचुअल एजेंसी है ना, कि तू करे तो भी तू मुझे बाइंड करेगा,
I am bound by act of other partners and I can bind other partners by my act. आया? हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर पार्टनर पार्टनरशिप के बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। देखो मजा क्या है, म्यूचुअल एजेंसी के पीछे का लॉजिक क्या है, म्यूचुअल एजेंसी की कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि हर पार्टनर हर समय मौजूद नहीं रहता। बढ़िया लॉजिक लिख के दे रहा हूं आपको, हर पार्टनर हर समय हर कार्य करते समय उपस्थित या मौजूद नहीं रह सकता। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पूछो क्यों? अरे यार, 4 पार्टनर है ABCD, वो पिछले 10 साल से पार्टनरशिप हम चला रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि बी ने कभी छुट्टी नहीं की हो दुकान की? पॉसिबल ही नहीं है। बहुत रेयर सिनारियो में पॉसिबल है कि हाँ यार एक आदमी ऐसा है जिसने 10 साल से एक भी छुट्टी नहीं की, रेयर, रेयर। ठीक, लेकिन ऐसा तो होगा कि कभी कहीं जाना पड़ेगा उसको। अच्छा ये छोड़ो, ये छोड़ो, इससे भी अच्छी बात बताऊं, ABCD 4 पार्टनर है, कितने साल से? 10 साल से, और चारों ने 10 साल में एक भी दिन छुट्टी नहीं की है, एक भी दिन छुट्टी नहीं की है। चलो अब तो ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, इमेजिनरी एग्जांपल की एक भी दिन छुट्टी नहीं की, फिर भी म्यूचुअल एजेंसी जरूरी है। पूछो क्यों? क्योंकि हर पार्टनर हर समय हर कार्य करते टाइम उपस्थित नहीं रह सकता। मैंने सिर्फ हर समय नहीं लिखा है, हर कार्य करते टाइम भी लिखा है। समझ आया? इसका मतलब 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं की ना, ठीक, लेकिन 22 जनवरी के दिन रोज की तरह आज भी ABCD चारों आए थे, और अचानक से एक मीटिंग आ गई है, कहां पर? इंदौर के किसी होटल में, जहां पर अल्फा एंटरप्राइजेस, ये पार्टनरशिप फर्म है, इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचती है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की एक मीटिंग है कि क्या क्या हमको आगे टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना चाहिए जिससे कस्टमर्स और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदें। तो इस मीटिंग को अटेंड करने का न्योता इनकी पार्टनरशिप फर्म को भी आया, अल्फा एंटरप्राइजेस को। तो इन्होंने उस दिन अपनी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे ए को भेज दिया। तो ए छुट्टी पे है या ए फर्म के ही काम से गया हुआ है? फर्म के काम से गया हुआ है। और मिस्टर डी ने कुछ सामान बुलवाया है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बायर मिस्टर राज ने कुछ सामान बुलवाया है, तो वो सामान की डिलीवरी करने कौन गया है? डी गया है। ठीक, और PQR होलसेलर नाम की एक दुकान है जहां से इनको 4 टीवी लेके आने हैं, क्योंकि टीवी की डिमांड मार्केट में है और ये टीवी खरीदते हैं होलसेलर से, इनकी रिटेल शॉप है। लो, तो ये होलसेलर के यहाँ टीवी खरीदने कौन गया है? PQR होलसेलर के यहाँ बी गया है। अब मुझे बताओ कि चारों पार्टनर छुट्टी नहीं मारते हैं, लेकिन फिर भी एक समय हर कार्य करते समय हर पार्टनर तो उपस्थित नहीं हो सकता है ना। क्या इस कार्य को करते समय, राज के यहाँ माल भेजते समय चारों उपस्थित हैं, या सिर्फ और सिर्फ उस दिन डी गया है? क्या ये PQR से माल लेते समय चारों ABCD उपस्थित हैं, या उस समय सिर्फ बी गया है? और दुकान पे कौन बैठा है इस समय? सी। और मीटिंग अटेंड करने कौन गया है? ए। तो क्या हर पार्टनर हर समय हर जगह मौजूद थोड़ी रह सकता है? छुट्टी नहीं भी करे तो हर जगह मौजूद नहीं रह सकता है ना। तो प्रश्न ये है कि जो काम जो पार्टनर करके आएगा उस काम के लिए वही लायबल रहेगा। इसने करा इससे लो, नहीं ये नहीं जमेगा। अरे बस मैं जड़ खोद रहा हूँ टॉपिक की, आया समझ में? इसलिए लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? मैंने लॉजिक से उठाया था। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि एक करे तो भी सब लायबल, वो एक करे तो भी सब लायबल, ये जो करके आ रहा है तो भी सब लायबल, वो जो करके आ रहा है तो भी सब लायबल, चारों करके आए तो भी सब लायबल। म्यूचुअल एजेंसी, हर पार्टनर एजेंट भी और प्रिंसिपल। लॉजिक क्लियर? बहुत सही। तो अब देखो लाइन क्या है, ये जरूरी नहीं है कि सारे ही पार्टनर बिजनेस में हर समय एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। कभी कोई छुट्टी मारेगा, कभी कोई आएगा नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो बिजनेस एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर भी संभाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जब जो नहीं आया उसको छोड़ के बाकी पार्टनर मैनेज कर लेंगे, एक या एक से ज्यादा पार्टनर। और जो रिमेनिंग पार्टनर है वो फिर भी उन एक या एक से ज्यादा पार्टनर ने जो मैनेज करते समय जो भी एक्ट करे हैं उससे क्या होंगे? विल बी बाउंड, यानी लायबल होंगे, बंधे हुए होंगे, बशर्ते वो काम उन्होंने फर्म के बिजनेस से रिलेटेड किया हो और फर्म के नाम से किया हो। ये तो कॉमन सेंस की बात है।
अब ऐसे किसी की पर्सनल लाइफ में कुछ काम हो रहा है उसके लिए थोड़ी बाकी पार्टनर लायबल होंगे। देखो ये पारस को एग्जांपल देते हैं अपन। मान लो जी कि प्रतीक एक डबल ई लगाते हो कि आई लगाते हो? हाँ, गुड। तो प्रतीक एक जो है गुस्से वाला व्यक्ति है। क्या है ये? GWV, गुस्से वाला व्यक्ति है। अभी दिख नहीं रहा है आपको, लग रहा है बहुत सीधा है भी, पर मान लो आता है गुस्सा। जेंट्स को आ जाता है कभी कभी, मैनली एकदम गुस्सा आता है और उसमें क्या आना भी चाहिए। तो गुस्से वाला व्यक्ति है। तो और गुस्सा कब आता है जेंट्स को? अच्छे जेंट्स जो होते हैं, मतलब जैसे फालतू गुस्सेदार गुस्से वाले नहीं, कि दिन भर लड़ाई के मूड में रहते हैं, गाली गलौज करते हैं। जो व्यवस्थित मैस्कुलिनिटी होती है वो होती है कि जिस बात पे गुस्सा आना चाहिए उस बात पे गुस्सा आना चाहिए। जिस बात पे गुस्सा आना चाहिए उस बात पे गुस्सा, हर समय ही जो व्यक्ति बिल्कुल सीधा बने, मतलब कहीं ना कहीं वो छली है, कपटी है, बदमाश है, स्वार्थी है, समझ रहे हो? गुस्से वाली बात पे तो गुस्सा आ ही जाना चाहिए जेन्युइनली। अब अगर कोई पत्नी को छेड़े तो गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? रामचंद्र जी कितने सज्जन, सभ्य, सौम्य, विनम्र, बोलो हाँ। पिताजी ने बोला जंगल चले गए तो भोले भाले जंगल चले गए। सौतेली माँ के कहने पे बोले कोई बात नहीं, माँ तो माँ होती है, सौतेलियों की सगी हो। सीधे इतने हैं, बोले इतने हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पत्नी को उठा के ले गया तो भाई फिर जो है अब नहीं छोड़ेंगे, तेरे घर में घुस के मार के आएंगे। ये है ना रूल। तो जहां आना चाहिए वहां तो शंकर जी कितने भोले हैं, एकदम भोले भंडारी। लेकिन जहां गुस्सा आता है वहां तीसरा नेत्र खुलता है कि नहीं खुलता है? दुष्टों के संहार के लिए तो खुलना ही पड़ेगा ना यार तीसरा नेत्र। बहुत सही। तो मुद्दा क्या है अर्पित? हाँ बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू अर्पित। चलो मुद्दा क्या है कि अर्पित गुस्से वाला व्यक्ति। अब अर्पित गया मॉल में, कहानी याद आ रही है आपको? अर्पित कहाँ गया? मॉल में। मॉल में ही सीढ़ियां चढ़ रहे थे 4th फ्लोर पे आइनॉक्स में पिक्चर देखने के लिए। इतने में ऊपर, आजा बेटा, अरे इतने में ऊपर खड़े हुए एक व्यक्ति ने सीटी मारी। सीटी मारी, सीटी मारी तो प्रतीक को लगा कि ये मेरी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, वैसे भी इसको सब जगह जहां पे जाओ इसको ही देखते हैं लोग, तो हो ना हो ये ऊपर लड़का खड़ा है, इसने मेरी वाइफ को देख के सीटी मारी। तो अर्पित तेजी से एस्केलेटर पे बिना वेट किए चढ़ के गया और जाके उस लड़के को 2 घूंसे लगाए और उसके 2 दांत दाड़ के दाढ़ तोड़ दी दो। तो वो लड़का रोने लगा, चिल्लाने लगा। उसके बाद बोला कि क्या यार भैया मेरे को क्यों मारा यार? अरे बोले लड़की छेड़ता है, और लड़की छोड़ भाभी छेड़ता है, मेरी वाइफ को छेड़ता है, ब्यूटीफुल है इसलिए। अरे बोले यार मैं आपकी वाइफ को क्यों छेड़ूंगा यार? मेरे को पहली बात, मैंने नीचे देखा भी नहीं और मैं जानता भी नहीं नीचे कौन आ रहा है, और अगर आ भी रहा है तो मेरे को मालूम ही नहीं कि वो सुंदर, और अगर सुंदर होती भी तो भी मैं नहीं छेड़ता, क्योंकि आपकी वाइफ से ज्यादा सुंदर तो मेरी गर्लफ्रेंड है। उसने बोला इधर आ, तो गर्लफ्रेंड को देखा तो वो तो इसकी वाइफ से भी ज्यादा सुंदर है। बोले जब मेरी खुद की गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर है तो आपकी वाइफ को क्यों छेड़ूंगा मैं? और पहली बात, हमारे घर के संस्कार ही नहीं ऐसे कि हम किसी लड़की को छेड़ें। तो बोले फिर सिटी क्यों बजी? अरे बोले वो हमारा कोड है, मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे दूसरे दोस्त, सारी लड़कियां, सहेलियां, हमारा पूरा ग्रुप जो है लड़के लड़कियों का, वो पिक्चर देख के बाहर आ रहा था, मैं आगे आ गया, ये बहुत पीछे खड़े थे, अभी तक पिक्चर से निकले ही नहीं हुई। तो मैं जरा सीटी मार के बुला रहा था कि चलो भाई देर हो रही है, खाना खाने भी जाना है। तो बोले उसके लिए सीटी मारी थी मैंने। बोले हो अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, सॉरी, लेकिन ऐसे ध्यान रखा करो, सीटी वीटी मारते लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बोले नहीं नहीं अंकल जी, अब ये जो 2 दाढ़ तोड़ी है आपने, इसका आपको मेरे को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। अभी चलो पहले डेंटिस्ट के यहाँ और दाढ़ लगवाओ नई नकली, और जो भी खर्चा है 50,000 1 लाख रुपया जॉ लाइन सही करने का, सब कुछ वो आपको देना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है चलो। अब प्रश्न ये है कि क्या प्रतीक ABC और P, ABCP 4 पार्टनर है, ABC और प्रतीक, फर्म का नाम है अल्फा एंटरप्राइजेस। प्रश्न ये है कि क्या मारपीट करने का काम प्रतीक ने किया है, और मारपीट करने के कारण 5 लाख रुपए की क्या आ गई है प्रतीक के ऊपर? लाइबिलिटी आ गई है। तो ये लाइबिलिटी प्रतीक के ऊपर आई है 5 लाख रुपए की, और प्रतीक क्या है इस फर्म का? पार्टनर। तो अगर एक पार्टनर कुछ करे तो म्यूचुअल एजेंसी के कारण बाकी पार्टनर भी तो अपने आप लायबल हो जाते हैं, बोलो हाँ। बोले हो तो जाते हैं, लेकिन इस केस में नहीं होंगे, क्योंकि ये फर्म के बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है और न ही फर्म के नाम से किया गया। ये तो तूने पर्सनल जिंदगी में लड़े झगड़े करें, इसके लिए तू कोई पार्टनर नहीं है। इस ट्रांजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तू फर्म का पार्टनर नहीं है, और ये फर्म का काम नहीं है, ये फर्म का ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए इसके लिए फर्म या बाकी पार्टनर लायबल। यहां पर म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल नहीं लगेगा, यहां पर तू पर्सनली लायबल है, तेरी पर्सनल जिंदगी। मतलब 24 घंटे कोई व्यक्ति म्यूचुअल एजेंसी में नहीं रहता, पार्टनर हो भी किसी फर्म का तो 24 घंटे पार्टनर नहीं रहता। जब वो फर्म के बिहाफ पे और फर्म के नाम से और फर्म के लिए कोई काम करने जाता है, उतने के लिए ही म्यूचुअल एजेंसी है और उतने के लिए ही वो पार्टनर है, और उतने के लिए ही वो बाकी पार्टनर को बाउंड
कर सकता है, इससे इजी नहीं कर सकता था। मैं समझ आ गई क्या बात? पढ़ के देखो फटाफट। कौन सी लाइन? प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते, प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते कि वो जो काम किया गया हो वो फर्म के बिजनेस से रिलेट करता हो, और इतना ही नहीं, वो फर्म के नाम से किया गया हो। तो ही क्या होगा? तो ही एक पार्टनर या कुछ पार्टनर करेंगे, लेकिन रिमेनिंग पार्टनर भी बाउंड होंगे। तो रिमेनिंग पार्टनर कब बाउंड होंगे? बशर्ते वो फर्म के नाम से किया हो और फर्म के बिजनेस से रिलेटेड काम किया हो। 24 घंटे पार्टनर म्यूचुअल एजेंसी में नहीं जीते। क्लियर? ऐसे तो यार कोई शादी कर ले, 4 पार्टनर में से कोई शादी कर ले और उसके बाद बच्चा पैदा हो जाए साल भर बाद, तो वो बोले कि अब तुम सब भी भरो इस बच्चे की फीस, बड़ा हो गया ये। बोले क्यों? बोले करूं मैं, लेकिन भरे सब। बोले अच्छा, ये बढ़िया यार। 24 घंटे म्यूचुअल एजेंसी नहीं चलते, गड़बड़ी हो जाएगी ना यार। फिर तो दूसरे पार्टनर बोलेंगे कि ठीक है, कभी तो प्रिंसिपल हम एजेंट, कभी हम प्रिंसिपल तो एजेंट, तो बहुत ही बड़ा घोटाला। यार बोलने की बात नहीं, बात समझ में है क्या? हर जगह थोड़ी लगता है। अच्छा, अभी भी बच्चे घर पे बैठे बैठे हंसते हैं क्या कभी कभी? मुझे बता जरूर देना है ना, ऑनलाइन बैठे हुए बच्चों। चलो, कल एक बात उठी थी यार। अच्छा, ऊपर वाला पॉइंट रह गया था एक, ये छोटा सा, ये ई पॉइंट। हाँ, इसको कर लेते हैं, चलो 2 मिनट। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? एसेंशियल एलिमेंट है, कल ही बात की थी अपन ने। लेकिन हर वो व्यक्ति जो बिजनेस में प्रॉफिट में शेयरिंग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, क्या वो अपने आप पार्टनर बन जाता है? हाँ या ना में जवाब दो। क्यों भाई? पार्टनर बनने के लिए क्या जरूरी है? एक तो अग्रीमेंट और दूसरा म्यूचुअल एजेंसी। अब प्रॉफिट शेयरिंग तो हम किसी के साथ भी कर सकते हैं। देखो उदाहरण देता हूँ। मान लो अल्फा एंटरप्राइजेज नाम की एक पार्टनरशिप फर्म है, इसमें 3 पार्टनर है, ए बी सी, 4 कर लेते हैं, डी, ए बी सी डी, 4 पार्टनर है। और इनके फर्म में इन्होंने एक एम्प्लॉय रखा है जिसका नाम है मैनेजर। मतलब नाम तो उसका कुछ भी है, मैनेजर उसकी पोस्ट है। अब सुनना ध्यान से। अल्फा एंटरप्राइजेस एक बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर है। ग्रोसरी स्टोर समझते हो? किराने की दुकान है, मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप्स, बड़ा सा, बिग बाजार जैसा, स्मार्ट बाजार जैसा, बहुत बड़ी दुकान है। तो इसको चलाते कितने पार्टनर हैं? 4 पार्टनर, एबीसीडी। तो क्या चारों ने, ध्यान से सुनना, चारों ने मिलके एक एम्प्लॉय रखा है जिसका नाम है, पोस्ट है मैनेजर, नाम है मनीष, चलो मैनेजर मनीष। चलो, अब ये जो मनीष है, इसको क्या देते हैं? ये सैलरी देते हैं, 50,000 रुपया पर मंथ। और मनीष को इनने बोल दिया कि यार 50,000 रुपये पर मंथ यानी 6 लाख पर एनम, ये तो हम तेरे को वैसे भी देंगे, फिक्स सैलरी देंगे ही देंगे। 8 घंटे 10 घंटे काम करता है तो मेहनत करता है, इतना पैसा तो देंगे ही देंगे। लेकिन लेकिन अगर इस साल हमारा प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए से ज्यादा करा दिया तूने, खूब अच्छे से मेहनत की, सेल्स की, मार्केटिंग की और माल बेचा, और प्रॉफिट हमारा कितना हो गया? 5 CR से 1 रुपया भी ज्यादा हो गया, तो जितना एक्सेस है, जितना ज्यादा होगा, उस ज्यादा का 10% तेरा। ठीक? तो मनीष ने दिलो जान से मेहनत की, पूरी ताकत लगा दी, अपनी दिन रात एक कर दी, और इस साल इनकी पार्टनरशिप फर्म को 8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। लो, कितने का? 8 करोड़ का। तो मनीष अपने घर कितने रुपए ले गया सैलरी में? सैलरी के 6 लाख रुपए तो लेके गया ही गया साल भर के। लेकिन अब एक्स्ट्रा पैसा कितना मिलेगा उसको, इंसेंटिव? तो बोले 5 करोड़ के ऊपर जितना भी होगा उस एक्सेस का 10%। तो 5 करोड़ से एक्सेस कितना है? 3 करोड़ ज्यादा है। 8 करोड़ कमाया मतलब 3 करोड़ ज्यादा, और 3 करोड़ का 10% कितना होता है? 30 लाख। तो इंसेंटिव के तौर पे कितने लेके गया? सैलरी का भी 5 गुना, मेहनत करने वाले को पैसा मिलता है। बात समझ में आई क्या? तो 30 लाख, ये 30 लाख किसमें से है? प्रॉफिट का हिस्सा है। 3 करोड़ का जो एक्सेस प्रॉफिट है उसका, एक तरीके से प्रॉफिट में से दिया हमने उसको। तो प्रश्न ये है कि क्या हमने प्रॉफिट शेयर किया मनीष के साथ? तो क्या ए बी सी डी ये 4 तो प्रॉफिट शेयर करते ही हैं, लेकिन साथ में इन्होंने इस साल प्रॉफिट किसके साथ शेयर कर लिया? मनीष के साथ। तो अब ये 5 पार्टनर हो गए ना, ए बी सी डी एम। बोले नहीं 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 नहीं, पार्टनरशिप तो म्यूचुअल एजेंसी से ही होती है। सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर लेने मात्र से कोई व्यक्ति पार्टनर नहीं हो जाता। बनी दिमाग में बैठी बात? लाइन देखो अब। दो यानी माना की, दो यानी यद्यपि, माना की, हालांकि। हालांकि प्रॉफिट का शेयरिंग, बिजनेस के प्रॉफिट का शेयरिंग एक एसेंशियल एलिमेंट है पार्टनरशिप में, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि हर वो व्यक्ति
जो बिजनेस के प्रॉफिट्स में हिस्सा ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, वो नेसेसरीली हमारा पार्टनर ही हो। इससे क्लियर नहीं कर सकता आपको लैंग्वेज। इंग्लिश नहीं भी आती हो तो सरल कर दिए। आया पारस? लाइन पढ़ के देखो। फॉर एग्जाम्पल, कोई मैनेजर है, उसको हम उसके रेम्यूनरेशन यानी कि मेहनत का परिश्रम देते हुए उसको दे सकते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द बिजनेस, लेकिन ही डज नॉट देयर बाय, इतने मात्र से वो हमारा पार्टनर नहीं बन जाता। हाँ, थैंक यू शिवानी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आया? एकदम सही, बहुत बढ़िया। क्या लाइन है हिंदी में बोलो? हाँ, ई वाला पॉइंट हिंदी में बोलो मन से, बिना देखे। माना कि प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप का एक एसेंशियल एलिमेंट है, लेकिन हर वो व्यक्ति जिसके साथ हम अपना प्रॉफिट शेयर कर ले या वो हमारे प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर ले, मतलब पार्टिसिपेट मतलब वही प्रॉफिट का हिस्सा ले ले, इतने मात्र से वो हमारा पार्टनर नहीं बन जाता। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर को उसकी सैलरी या रेम्यूनरेशन के पार्ट में एक तरीके से हम प्रॉफिट का शेयर भी दे सकते हैं, लेकिन इतने मात्र से वो हमारा पार्टनर नहीं। तो प्रश्न ये है कि जो जो तीन प्रश्न पूछूं, जवाब दोगे नए तरीके से? पूछो तीन प्रश्न। हर वो व्यक्ति जिसके साथ प्रॉफिट शेयर होता है वो पार्टनर है, ट्रू फॉल्स? फॉल्स। हर वो व्यक्ति जो पार्टनर है उसके साथ प्रॉफिट जरूर शेयर होता है, फॉल्स। हर एक पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट शेयर होता हुआ जरूर दिखाई देता है, बस ये सही है। अब भाई कंसेप्ट क्लैरिटी आई? बहुत सही, बहुत सही। तो बस मेरे हिसाब से इसके बाद ये जो पांचवा पॉइंट है इस पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, देंगे अपन, पर एक बात है कि आ गया तो समझ में कि एसेंशियल एलिमेंट क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग, लेकिन ट्रू टेस्ट क्या है, म्यूचुअल एजेंसी। अच्छा, इसका भी एक छोटा चार्ट था, याद करो, फटाफट से बनाते हैं। नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, एचयूएफ और पार्टनरशिप, ये चार काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। और यहाँ पे आएगा कैरेक्टर। ये बनाते हैं चार्ट, एक, दो, तीन, चार, पाँच। अब देखो, सबसे पहले टू और मोर पर्सन्स, ठीक। दूसरा अग्रीमेंट, तीसरा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, चौथा बिजनेस, और पांचवा म्यूचुअल एजेंसी, ठीक। अब फटाफट से इसको भरते हैं अपन, जल्दी से, टाइम नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप में टू और मोर पर्सन होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं होते। कंपनी में होते हैं, एचयूएफ में होते हैं, पार्टनरशिप में होते हैं। चल, अग्रीमेंट नहीं, किससे अग्री करेगा, अगला ही तो है, अकेला ही तो है सोल प्रोप्राइटरशिप में। कंपनी में हाँ अग्री करते हैं, लॉ से बनती है पर अग्री तो करते हैं। एचयूएफ में नहीं, स्टेटस से बनती है। और पार्टनरशिप अग्रीमेंट से बनती है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट पॉसिबल ही नहीं, किससे शेयर करेगा, अकेला है। कंपनी में डिविडेंड, एचयूएफ में हाँ, पार्टनरशिप में हाँ। बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करती है, कंपनी बिजनेस करती है, एचयूएफ बिजनेस करती है, पार्टनरशिप बिजनेस करती है। आखिरी पॉइंट म्यूचुअल एजेंसी, सवाल ही नहीं, दो लोग ही नहीं तो कहां से आएगी। कंपनी में एक एक मेंबर करे शेयर होल्डर तो दूसरा लायबल हो जाता है, नहीं। एचयूएफ में कर्ता करे तो को पर्सनल लायबल होते हैं, नहीं। को पर्सनल करे तो कर्ता लायबल होता है, लेकिन कर्ता के करने पे को पर्सनल लायबल नहीं होता, वहां पर भी म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। ओहो, तो क्या म्यूचुअल एजेंसी सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में पाई जा रही है? अब आप इस पूरे चार्ट को देख लो, टेबल को अच्छे से, क्या एक ही पॉइंट ऐसा है जो सिर्फ पार्टनरशिप में पाया जा रहा है? चेक करके देख लो, देखना। आप तो कैरेक्टर पे ध्यान देना, टू और मोर पर्सन वाला कैरेक्टर ऐसा है कि सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म में ही टिक है, बाकी सब जगह क्रॉस है? नहीं, तीन जगह टिक है।
अग्रीमेंट वाला टॉपिक जो है, क्या उसमें भी दो जगह टिक है? एक और दो, बराबर। चलो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तीन जगह टिक है, बिजनेस चारों जगह टिक है, लेकिन म्यूचुअल एजेंसी सिर्फ एक जगह टिक है। मतलब ऐसा कौन सा फीचर है जो सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप में पाया जाता है? तो अगर मैं कहूं आपसे कि किसी की पहचान करनी हो, पहचान, सच्ची पहचान करनी हो, तो कौन सा फीचर बताना चाहिए जो यूनिक हो? मैंने कहा वो क्लास में एक लड़का बैठा था यार। बोले कौन? मैंने कहा यार जिसकी दो आंखें थी यार। बोले हट, सबकी होती है। मैंने कहा जिसके एक जीभ, 32 दांत, एक मुंह, दो कान, दो नाक के छेद, दो आंखें, सर पे बाल और बॉडी थी। अरे बोले सबकी होती है। फिर? और यार बोले वो लड़का जो पिछली बार टेस्ट में फर्स्ट आया था, आज सिर्फ वही आया था क्लास में। हाँ, ऐसी पहचान दो ना जिससे सही में भी रिकॉग्नाइज हो जाए कोई व्यक्ति। ठीक। मैंने कहा यार वो मैं जो है प्रॉफिट शेयरिंग देख के आया। क्या देख के आया? और बोले आप पक्का पार्टनरशिप फर्म से मिल के आए। बोले गलत। बोले प्रॉफिट शेयरिंग तो इतनी सारी जगह पाई जाती है। बोले मैंने देखा कि ऐसी जगह गया मैं जहाँ पे मैंने देखा कि कुछ लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं। बोले पक्का पार्टनरशिप फर्म होगी। बोले गलत, बिजनेस तो चारों जगह हो रहा है। बोले मैं गया, मैंने देखा यार कि वो उन लोगों ने, कुछ लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं और अग्रीमेंट भी था उनके बीच में। बोले यार बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट भी शेयर हो रहा है और अग्रीमेंट भी था, तो बोले पार्टनरशिप फर्म होगी। बोले गलत, कंपनी थी। फिर मैंने कहा मैं एक ऐसी जगह गया, मैंने देखा यार कि यार एक करे तो दूसरा भरे, दूसरा करे तो पहला भरे, दोनों करे तो भी दोनों भरे। ऐसा देख के आया मैं तो। बोले पक्का, गारंटीड 200% पार्टनरशिप फर्म से मिल के आया। आया समझ? इसका मतलब एक बार में आपको दूसरा जवाब कोई गलत बोलने की गुंजाइश ही नहीं। पार्टनरशिप, अगर आपने बोल दिया म्यूचुअल एजेंसी, मतलब 100% पार्टनरशिप फर्म है। पक्का? समझ आ गया? मतलब पार्टनरशिप का कैसा फीचर है ये? डिस्टिंग्विश्ड फीचर है जो सिर्फ और सिर्फ कहां पाया जाता है? पार्टनरशिप फॉर्म में पाया जाता है। तो पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट क्या है? देखो इस पे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे ना, प्रैक्टिकल भी आ सकते हैं, केस स्टडी, थ्योरी भी आ सकता है, इसलिए इस टॉपिक को बार बार उठाए। तो पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। चलो, तो अब मुझे बताओ कि जब आप मेरी पहचान बताओगे कि कौन से सर पढ़ा के गए, तो लॉ वाले सर बोलने में तो एक बार में ही काम हो जाएगा, लेकिन दो चार चीजें और भी बता सकते हो। वो जो थोड़ी सी मजाक कर रहे थे, वो जिनकी हाइट थोड़ी सी नॉर्मल है, कम है, चश्मा लगाते हैं, यंग हैं, सांवले से हैं, यही बोलोगे ना? क्या बोलोगे? यही बोला जाएगा ना? बोलो हाँ। तो इन सब पहचानों में सबसे यूनिक पहचान कौन सी है? कौन से सर आए थे अभी थोड़ी देर पहले? बोले लॉ वाले। लॉ वाले में तो काम ही खत्म हो जाता है, पर बाकी फीचर भी बता दी तो कुछ गलत तो नहीं है ना? वो भी मेरी पहचान तो है ही। तो उसी तरह से अग्रीमेंट पार्टनरशिप की पहचान है कि नहीं है? है। प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप की पहचान है कि नहीं है? है। बिजनेस पार्टनरशिप की पहचान है कि नहीं है? और इन सब पहचानों में सबसे यूनिक पहचान क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। तो अब अगर कोई कहे कि पार्टनरशिप को पहचानो कि ये जो बिजनेस है ये पार्टनरशिप का बिजनेस है या नहीं है, तो पहचान बताने के लिए कौन सी पहचान बताओगे आप? सारी बताओगे? पहचान बताने के लिए तो सारी बताओगे, अग्रीमेंट भी, बिजनेस भी, प्रॉफिट शेयरिंग भी, और अंत में म्यूचुअल एजेंसी। हाँ, लेकिन इन सब पहचानों में जो यूनिक पहचान है वो कौन सी है? म्यूचुअल एजेंसी है। ठीक। तो लाइन देखना, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन पार्टनरशिप फॉर्म है या नहीं है, अथवा कोई पर्सन किसी फर्म का पार्टनर है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए रिगार्ड शैल बी हैड टू, मतलब रिगार्ड शैल बी हैड टू मतलब महत्व इस बात को दिया जाएगा। रिगार्ड मतलब महत्व है यहाँ पे। रिगार्ड शैल बी हैड टू मतलब महत्व इस बात को दिया जाएगा कि उनके बीच में रियल रिलेशनशिप क्या है। और वो रियल रिलेशनशिप कहां से मालूम पड़ेगी? जो रेलिवेंट फैक्ट्स हमको शो होंगे, नजर आएंगे, उन सबको एक साथ टेकन टुगेदर यानी एक साथ हम चेक करेंगे। तो फिर सीधी सिंपल से लाइन कर देते हैं, इस पूरे को सरल कर देते हैं। पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती नहीं है, पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ये डिटरमाइन यानी पता लगाने के लिए ये तीन चीजें प्रूव होना जरूरी है। कौन सी तीन? सबसे पहले तो जितने भी लोग आपको नजर आ रहे हैं काम करते हैं, वो सबके बीच में क्या होना चाहिए? एक अग्रीमेंट। वो अग्रीमेंट किस बात का होना चाहिए? कि हम मिलकर एक बिजनेस करेंगे और बिजनेस का प्रॉफिट शेयर, या तो सब करेंगे या कोई दो तो करेंगे कम से कम। और आखिरी,
वो जो बिजनेस है, वो जो बिजनेस है जिसके प्रॉफिट को शेयर करने का अग्रीमेंट हुआ है, ध्यान से सुनना है, उल्टा जा रहा हूं, वो जो बिजनेस है जिसके प्रॉफिट को शेयर करने का अग्रीमेंट हुआ है, वो बिजनेस या तो सारे करेंगे या कोई भी करे, लेकिन लायबल सब होंगे। मतलब चौथा पॉइंट इज म्यूचुअल एजेंसी। तो कितने टेस्ट हैं टोटल? 3। और उन तीनों टेस्ट में से ट्रू टेस्ट क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। टेस्ट तीनों हैं, पर कंक्लूसिव टेस्ट कौन सा है? म्यूचुअल एजेंसी। इसे लिखा ना, हाउएवर म्यूचुअल एजेंसी ही पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट है, एग्जिस्टेंस को प्रूव करने का। अब ये पूरा पढ़ के देखो, ऊपर वाला पॉइंट फिर बता रहा हूं। डिटरमाइन यानी पता लगाना, बोलते हैं ना डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स मतलब वो नहीं जो छोड़ के गई डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स, उस एक्स की तो वैल्यू 0 ही है, सबको मालूम है। तो मैथ्स में करते थे। तो जब आपको पता लगाना हो क्या कि कोई ग्रुप ऑफ पर्सन पार्टनरशिप फर्म इज और इज नॉट है या नहीं है, अथवा कोई पर्सन किसी फर्म का पार्टनर इज और इज नॉट है या नहीं है, तो सेंटेंस क्या बना हिंदी में? जब ये पता लगाना हो कि कोई ग्रुप ऑफ पर्सन पार्टनरशिप फर्म है या नहीं, या कोई पर्सन किसी फर्म का पार्टनर है या नहीं, तो रिगार्ड शैल बी हेड टू, महत्व इस बात को दिया जाएगा कि उनके बीच में रियल रिलेशन पार्टीज के बीच में क्या है, जो कि सारे रेलेवेंट फैक्ट्स को एक साथ देखने पर ही पता चलेगा। तो सीधी सी बात है, वो कौन कौन से रेलेवेंट फैक्ट्स है जिनको हमको एक साथ देखना चाहिए? तो बोले प्रूव करने के लिए 3 चीजें देखना चाहिए। कौन सी 3 चीजें? कि उनके बीच में एक अग्रीमेंट हो, वो अग्रीमेंट बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने का हो, और वो बिजनेस या तो एक कर रहा हो, या मतलब या तो सब कर रहे हो, या सबके बिहाफ पे कोई भी कर रहा हो। तो कितने टेस्ट है टोटल? 3। और तीनों में ट्रू टेस्ट कौन सा है? म्यूचुअल एजेंसी। आया क्या? अर्पित, गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, कोई कठिनाई इस सेंटेंस में? थोड़ा सा टफ है ये देखने में ना, अच्छी इंग्लिश का है, लेकिन अब दिक्कत नहीं दे रहा होगा, है ना? बहुत सही। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ कंक्लूड, वही बात आ गई वापस से। हर वो व्यक्ति जिसके साथ हम प्रॉफिट शेयर करें वो हमारे बिजनेस का पार्टनर नहीं बन जाता। चाहे हम वेरिएबल प्रॉफिट में ये रूल लगाएं या नॉर्मली लगाएं, चल तो हमको इतने रुपए का प्रॉफिट देगा तो इतना, और इतने रुपए का देगा तो हम इतना पैसा तेको देंगे। वेरिएबल रेट के हिसाब से अगर शेयर करें अपना प्रॉफिट मैनेजर के साथ, तो भी वो पार्टनर नहीं बनेगा। और फिक्स्ड रेट पे शेयर करें तो भी वो पार्टनर, हम हमेशा तेरे को अपने प्रॉफिट का 10% देंगे फिक्स, चाहे 1 रुपया हो 2 रुपया हो। या फिर वेरिएबल रेट पे कि 5 करोड़ के ऊपर करके देगा तो 10% देंगे। तो चाहे वेरिएबल रेट पे प्रॉफिट शेयर करो या फिक्स्ड रेट पे प्रॉफिट शेयर करो, लेकिन हर वो व्यक्ति जिसके साथ प्रॉफिट शेयर करते हो उसके साथ आपकी पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं हो जाती है। आया ये लाइन समझ में आई? डिपेंडिंग अपॉन अर्निंग ऑफ प्रॉफिट और वेरिंग विद द प्रॉफिट्स। चाहे फिक्स्ड अर्निंग ऑफ प्रॉफिट के साथ आप उसको प्रॉफिट का हिस्सा दे दो मैनेजर को, या वेरी वेरी मीन्स चेंज कर रहा है बदल बदल के, इतने के इतना प्रॉफिट हुआ तो इतना देंगे, इतना हुआ तो इतना देंगे। याद आ रहा है ना? बहुत सही। याद आ रहा है कब पूछता हूं मैं? जब कोई पॉइंट तबियत से पढ़ा चुके पहले, है ना? इसको समझाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल देता हूं मैं, नया इसलिए। तो डज नॉट इटसेल्फ, अपने आप उसको अपने फर्म का पार्टनर नहीं बना देता। चलो इसका एग्जांपल देखो आप। एक व्यापारी था, वो अपना बिजनेस अपने क्रेडिटर्स है ना, जिसने जिससे उनने पैसा उधार ले रखा था, उन लोगों की निगरानी में करता था, उनसे पूछ पूछ के करता था कि अब आगे क्या करूं। ठीक, उदाहरण के तौर पे मैंने पारस से 5 लाख रुपए उधार लिए और मैं व्यापार कर रहा हूँ। व्यापार करने में हमेशा पारस से फोन लगा के पूछता था कि सर आप मेरे क्रेडिटर हो, आपने मेरे को पैसा उधार दिया है, तो मैं ये पैसा कहाँ लगाऊं, बिजनेस में कौन सा माल खरीदूं, कितने में खरीदूं। तो तू मेरे को सुपरविजन करता था और गाइडेंस देता था। ठीक, और जब मैं उस पैसे से 5 लाख रुपए से अच्छा पैसा कमा लेता था तो तेरे को इंटरेस्ट देता था अपने प्रॉफिट में से, और रीपेमेंट किस्तें भी अपने प्रॉफिट में से तेरे को चुकाता था। एक तरीके से प्रॉफिट का हिस्सा तेरे को दे रहा हूँ, तो प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है हमारे बीच में। तो एक दिन तो आया और तूने कहा कि आज से मैं भी तेरा पार्टनर ही हूँ। बोले क्यों? बोले प्रॉफिट शेयर हो रहा है तेरा और मेरे बीच में, इसलिए अपन दोनों पार्टनर हैं। तो कोर्ट का जवाब, कॉक्स वर्सेस हिकमैन की केस लॉ में, द ऑब्जेक्ट ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस वॉज टू पे देम ऑफ आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। हेल्ड मतलब कोर्ट ने डिसाइड किया कि उनके बीच में कोई पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट के शेयर कर देने मात्र से कोई व्यक्ति किसी का पार्टनर नहीं हो जाता। वो अपने आप में सोल प्रोप्राइटर है तो वो बेचारा सोल प्रोप्राइटर ही रहेगा। एक आदमी अपने प्रॉफिट का हिस्सा किसी और के साथ बांट ले, इतने मात्र से वो दो लोग आपस में एक दूसरे के पार्टनर। पारस, इंग्लिश की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही बेटा? है ना? अच्छा, इंग्लिश मीडियम से ही पढ़े हो, है ना?
मतलब इसलिए पूछ लेता हूँ कि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं, तो एक बार पता लग जाए उस हिसाब से। ऐसा नहीं कि आपको देख के पूछ रहा हूँ, ओवरऑल भी क्लास में पूछता रहता हूँ, क्योंकि इंग्लिश की प्रॉब्लम है तो फिर मैं उस हिसाब से पढ़ाता हूँ। अपन सभी इंग्लिश मीडियम के, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत सही। अगला, और ऐसे कौन कौन से रिश्ते हैं जहां पर प्रॉफिट शेयरिंग नजर आती है, लेकिन उनको आपको पार्टनरशिप नहीं मानना है, बल्कि पार्टनरशिप से क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है। एक्सक्लूड मतलब बाहर, हाँ बहुत बढ़िया, हटाना। इंक्लूड मतलब शामिल करना, और एक्सक्लूड मतलब बाहर रखना। तो कुछ रिश्तों को तो हम पार्टनरशिप में इंक्लूड करते हैं, और कुछ रिश्तों को पार्टनरशिप से एक्सक्लूड करते हैं। तो ये कुछ रिश्ते हैं जिनको हम पार्टनरशिप से क्या करते हैं, एक्सक्लूड। क्यों? क्योंकि ये भी पार्टनरशिप जैसे दिखते हैं, यहाँ पर भी प्रॉफिट शेयरिंग नजर आती है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग होने मात्र से ये सारे रिश्ते पार्टनरशिप के रिश्ते नहीं बन जाते। जैसे जब कोई व्यक्ति जॉइंट ओनरशिप में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी हेल्ड बाय देम मतलब जॉइंट ओनरशिप में प्रॉपर्टी खरीदी, और उससे जो भी उनको रिटर्न आ रहा है, उससे जो भी प्रॉफिट आ रहा है, वो क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं। तो इतने मात्र से वो लोग पार्टनर नहीं बन जाते। देखो एग्जांपल देते हैं इसका, कार वाले ही देते हैं कि इनको, पारस को, कार वाले देते हैं। पारस, मान लो अपन दोनों ने मिलके एक कार खरीदी, ठीक, और ये कार अपन ने खरीदी 10 लाख रुपए की। दो ओनर इसके, सौरभ और पारस, दोनों मिलके खरीदे। 5 लाख मैंने लगाए, 5 लाख तूने लगाए। चलो, तो क्या हम दोनों इस कार के ओनर हैं? दोनों ने मिलके खरीदी तो ओनर मैं हूं कि ओनर तू है? दोनों ही है, तो फिर हम दोनों क्या कहलाएंगे, जॉइंट ओनर। जैसे कि दो लोगों ने मिलके खाता खोला हो तो जॉइंट अकाउंट बोलते हैं कि नहीं, सुना है बैंक में जॉइंट अकाउंट। बस वैसे ही दो लोगों ने मिलके खरीदी हो गाड़ी तो जॉइंट ओनर। तो हम दोनों हो गए जॉइंट। जॉइंट ओनर का दूसरा नाम, जॉइंट ओनरशिप बोलो, को ओनरशिप बोलो, एक ही बात है। जॉइंट ओनर बोलो या को ओनर बोलो, एक ही बात है। बहुत सही। तो हम दोनों को ओनर अथवा जॉइंट ओनर है। अगला प्रश्न, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे चलाता है गाड़ी पारस, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे चलाता हूँ मैं, और संडे हम अल्टरनेट चलाते हैं। एक संडे ये चलाता है, एक संडे मैं चलाता हूँ। तो ऐसे कोई झगड़ा नहीं है, कर लेते हैं मिलजुल के काम काज। बहुत सही। अब मजे की बात है कि गाड़ी खरीदने के बाद हमने खरीद तो ली, लेकिन ना इसको टाइम मिलता चलाने का, ना मेरे को टाइम मिलता। हम बाइक से जाते हैं ऑफिस, क्योंकि ट्रैफिक इतना है इंदौर में, कार से जा नहीं सकते, लेट हो जाते हैं रोज आने जाने में, ठीक। और चलाने में तो आती नहीं है। तो खरीदे हुए 2 साल हो गए, अभी तक 1000 किलोमीटर भी नहीं चली। तो एक दिन हम दोनों ने विचार किया, ऐसे तो पड़े पड़े गाड़ी खराब ही हो जाएगी यार, जंग लग जाएगी, वो काम कुछ भी नहीं आ रही है, इसे तो किराए पे चला देते हैं। बोले हाँ यार ये बढ़िया है, किराए पे चला देते हैं। तो हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं कि अब ऐसे बिजनेस तो नहीं करेंगे अपन किराए पे चलाने का, प्रॉपर कोई टूरिस्ट टूर ट्रेवल का बिजनेस तो है नहीं। एक तो गाड़ी है कुल मिला के, कोई आ गया तो दे देंगे, ले जा भाई, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 15, 10 रुपए किलोमीटर पे, और वापस दे जाना, ठीक। ऐसा ऑन एंड ऑफ कर लिया करेंगे। तो क्या ये प्रॉपर इन्होंने एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई है जो ये वाला बिजनेस करती है, या एक रैंडम दोनों मिलके को ओनर है गाड़ी के, तो बोले गाड़ी किराए पे चला दो बस रैंडमली, बोलो रैंडम है, कोई सिंसियर बिजनेस एक्टिविटी तो है नहीं, ठीक, बहुत बढ़िया। तो इन दोनों ने क्या करी, गाड़ी कोई आता है तो किराए पे दे देते, नहीं आता है तो पड़ी रहती है। तो साल भर में इनकी गाड़ी 20 बार किराए पे चली, और एक बार में इनको 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो टोटल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ इनको, साल भर का 20,000 रुपये। तो इन्हें 10-10 हज़ार रुपये इसके ऊपर बांट लिया। और जिस दिन किराए पे नहीं चलते उस दिन कभी कभी इनने भी चलाई, थोड़ी बहुत ऐसा। तो प्रश्न ये है कि क्या ये दोनों पार्टनर हो गए और ये एक पार्टनरशिप फर्म हो गई, और टूर ट्रेवल का बिजनेस अपने आप में एक फॉर्मल बिजनेस क्रिएट हो गया क्या? बोले नहीं, क्यों? प्रश्न ये है कि क्या ये गाड़ी एक जॉइंट प्रॉपर्टी है, मैं और पारस इसके जॉइंट ओनर हैं, और इस गाड़ी से जो 20,000 रुपया साल भर का आया है ये ग्रॉस रिटर्न है, और ये ग्रॉस रिटर्न हम दोनों ने शेयर कर लिया है, तो प्रॉफिट शेयर हुआ, इसका मतलब हम दोनों पार्टनर। अरे बोले नहीं, इसको पार्टनरशिप से क्या किया है, एक्सक्लूड किया है। लाइन देखो, लाइन क्या है, joint owners sharing gross returns arising from the property held by them are not partners। क्लियर लाइन एकदम लॉकी, बहुत सही। अगला, और कब कब पार्टनरशिप क्रिएट नहीं होती है इसके अलावा? तो बोले यार, जब प्रॉफिट का पेमेंट या प्रॉफिट का शेयर
इन चार लोगों को रिसीव होता है। किन चार लोगों को? लेंडर ऑफ मनी को, सर्वेंट या एजेंट को, विधवा या बच्चे को, या प्रीवियस ओनर ऑफ द बिजनेस को। तो इतने मात्र से भी ये हमारी फर्म के पार्टनर नहीं बन जाते। पूछो कैसे? जल्दी पूछो कैसे? देखो, यहां पर हमने पढ़ा था कि जिस व्यक्ति ने पैसा उधार दिया है, क्रेडिटर ने, उसके सुपरविजन में हम बिजनेस करते हैं और उसको अपने प्रॉफिट में से हम उसका पैसा चुकाते हैं। तो क्या उसको हमारे प्रॉफिट का शेयर या प्रॉफिट का पेमेंट रिसीव होता है कि नहीं होता है? रिसीव होता है। किसको? लेंडर ऑफ मनी, पैसा उधार देने वाले को। लेकिन उसके साथ भी हमारी पार्टनरशिप क्रिएट नहीं होती है। आया? दूसरा, सर्वेंट या एजेंट को रेम्यूनरेशन के तौर पे, ये एग्जांपल तो अभी दिया था कि हमने एक सर्वेंट रखा है ABCD ने, M फॉर मनीष मैनेजर, सर्वेंट ही है, एम्प्लॉई है, और उसको भी हम अपने प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं 10%। तो क्या इतने मात्रा से उससे पार्टनरशिप क्रिएट हो जाएगी? बोले पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड, इसके साथ भी पार्टनरशिप क्रिएट नहीं होती है। ठीक, दो आ गए। तीसरा, अगर मान लीजिए हमारा कोई पार्टनर मर जाए तो उसको क्या बोलेंगे? डिसीज पार्टनर। अब उस डिसीज पार्टनर की जो विधवा है, पत्नी, या उसका जो बच्चा है, बच्ची, जो भी है, चाइल्ड है, कई बार हम दया के वशीभूत उनको प्रॉमिस कर देते कि देखो हमारा पार्टनर ABC में से C मर गया, आप भाभी जी C की पत्नी हो, और ये जो बिटिया है ये C की बिटिया है। अब C तो नहीं रहा, लेकिन हम उसके दोस्त होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आप लोगों के लिए कुछ करें। तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हर साल C की याद में, हमारा दोस्त C पार्टनर की याद में, हर साल अपने प्रॉफिट में से एन्युटी के तौर पे आपको 5 लाख रुपए देंगे। एन्युटी मतलब जो साल में एक बार अमाउंट दे देता है, और काय में से निकाल के देंगे? प्रॉफिट। तो क्या हमारे प्रॉफिट का वो शेयर या प्रॉफिट का वो पेमेंट रिसीव होगा? किसको रिसीव होगा? उस विडो या चाइल्ड को। तो पार्टनर बन गई वो विडो या वो बच्चा हमारा? नहीं, इतने मात्र से पार्टनरशिप क्रिएट नहीं होती। पढ़ के देखो तीसरा पॉइंट, आया समझ में? विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिसीज पार्टनर एज एन्युटी, इससे भी पार्टनरशिप क्रिएट नहीं होती। और चौथी, मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति से उसकी गुडविल खरीदी। मान लो मैंने, अर्पण अग्रवाल है, इनकी अग्रवाल स्टोर्स, अग्रवाल स्वीट्स स्टोर करते हैं, अग्रवाल स्टोर, अग्रवाल स्टोर नाम से एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान है, सोल प्रोप्राइटर अंकल जी, ठीक, बहुत बुजुर्ग हो गए। तो एक दिन हम अपन तीनों दोस्त यंग लोग इनके पास गए, अंकल जी के पास, कि अंकल जी आप बूढ़े हो गए, आप आराम करो और ये दुकान हमको सौंप दो, हम खरीद लेते हैं आपका पूरा बिजनेस, पूरी गुडविल के साथ, जितना सामान स्टॉक पड़ा है, फर्नीचर, दुकान, लाइटिंग, सब कुछ, सारा स्टाफ, सब हमको दे दो। आप तो बिजनेस का वैल्यूएशन बोलो, समझते हो ना वैल्यूएशन? तो इनने का पूरे बिजनेस का वैल्यूएशन 70 करोड़। हमने कहा ये 50 करोड़ रुपया रखो कैश, ठीक, बचे हुए 20 करोड़ हम आपको अगले 4 साल में 5-5 करोड़ रुपया पर एनम के हिसाब से चुका देंगे। बोले ठीक है चलो। तो हाथों हाथ इनने पूरी ओनरशिप किसके नाम पे कर दी? हम तीनों के नाम पे ट्रांसफर। अब अग्रवाल स्टोर्स दुकान का नाम तो वही है, क्योंकि गुडविल है, वो बिजनेस है, गुडविल है, लेकिन उसको चलाने वाली जो पीछे ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? पार्टनरशिप फर्म। अभी तक इस नाम के पीछे सोल प्रोप्राइटर था, अब इस नाम, नाम तो ये दुनिया इसी नाम से जानने की बिजनेस को, लेकिन चलाने वाले पीछे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या बन गया? पार्टनरशिप फर्म। ठीक, अब ध्यान से देखना, ये पार्टनरशिप फर्म के तीनों पार्टनर, अपन तीनों बिजनेस कर रहे हैं झमाझम चकाचक। पहले साल 25 करोड़ कमाए, उसमें से 5 करोड़ अंकल जी को दे दिए, बाकी अपने। दूसरे साल 20 करोड़ कमाए, 5 करोड़ अंकल को दे दिए, बाकी अपने। तीसरे साल 40 करोड़ कमा लिए। ऐसे करते करते 4 साल में अंकल जी के 20 करोड़ चुका दिए। 5वें साल अपन ने खूब पैसा कमाया, फिर से 40 करोड़। तो अंकल जी आ गए, बोले मेरा हिस्सा। तो हमने कहा ओ अंकल जी, अब आपको हिस्सा कुछ भी नहीं मिलेगा। बोले क्यों नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारा पार्टनर, अगर 4 साल से अपने प्रॉफिट में से मेरे को पैसा दे रहे हो तो 5वें साल भी दो, छठे साल भी दो, और हर साल दो। अरे बोले हट, आप हमारे पार्टनर नहीं हो। क्यों? क्योंकि इस अग्रवाल स्टोर नाम की दुकान के, बिजनेस का और गुडविल के आप क्या हो? प्रीवियस ओनर हो, है ना? तो वो जो प्रीवियस ओनर ऑफ द बिजनेस है, उससे हमने गुडविल खरीदी है, और गुडविल के पेमेंट, गुडविल सेल की उनने, तो गुडविल के पेमेंट के तौर पे आपको जो पैसा रिसीव हो रहा है, उतने मात्र से आप हमारा पार्टनर नहीं बन जाते। क्लियर एकदम? एक दिन पूरा लगा था ये पढ़ने में, है ना? और अभी हो गया 5 मिनट में। हाँ, 3 दिन लगे थे। पर समझ आया कि नहीं आया ये बताओ अब तो? आसान है। इक्वेशन बहुत बढ़िया। हाँ, अपन ने इक्वेशन लगाई थी इस पे, कि ये जो बाहर वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये चारों जगह क्या करती है? मल्टीप्लाई करती है। मतलब अगर ये लाइन x है,
और अंदर जो लिखा है वो ए बी सी डी है, तो ए सॉरी x इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हो जाएगी ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स। ये लिखा है अर्पित ने, थैंक यू बेटा याद दिलाने के लिए। तो उसी तरह से लाइन कैसे बनेगी, अ पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड व्हेन शेयर ऑफ पेमेंट इज रिसीव्ड बाय अ लेंडर ऑफ मनी फलाना ढिमका, अ पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड विथ दिस, अ पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड विथ दिस, और अ पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड विथ दिस। ऐसे 4 पूरे पूरे सेंटेंस बनेंगे। पढ़ना सीख गए। और आखिरी पॉइंट, म्यूचुअल एजेंसी पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बहुत बार, तो ये पॉइंट रिपीटेड है ना, बहुत बार बात हो गई है। ये होमवर्क के क्वेश्चन रहते हैं हमेशा, आपको पता है। बहुत बढ़िया। और इसके बाद जितने भी डिफरेंस बिटवीन है, मेरी बात सुनो, उसका एक अलग से वीडियो है, आज मेरे से मांगो आप, पारस को मेरा नंबर दे देना। तो आज आपको डिफरेंस बिटवीन का वीडियो घर से देख के आना है, ठीक। तो अपनी यहाँ पर हो गई यूनिट 1 कंप्लीट। अर्पित और शिवानी, ये वाला वीडियो 1.5x की स्पीड पे तुमको भी देखना बेटा, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना। तो वैसे ही देखो, अपन 12th में भी कर चुके, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चारों पांचों के बारे में जानते हैं, क्लब, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, एलएलपी, सबके बारे में सब जानते हैं अपन, ठीक। तो ये वाला वीडियो मेरे से मांग लेना आज याद से, और आज ही देख के आना। 1 घंटे का वीडियो है, 1.5x पे देखोगे, पौने घंटे 40 मिनट में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये यूनिट 1 कंप्लीट। कल से यूनिट 2 चालू करें। एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ, अपन इतना से कल पढ़ेंगे, जरा सा 3 मिनट का है, 5 मिनट का, और उसके बाद यूनिट 2 चालू। तो सही स्पीड में जा रहे हैं, 3 दिन में 1 यूनिट कंप्लीट। अब ये यूनिट छोटी थी, इसलिए हो सकता है अगली यूनिट में टाइम लग जाए, लेकिन फिर भी कर लेंगे टाइम से। 3 महीने वैसे भी अपने पास। तो अगली मुलाकात कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइल।